तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये हमारा जो चैप्टर 4 है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट। इससे पहले हमने यूरोपियंस का अराइवल देखा था उस चैप्टर में, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे तो एक बार हम उसको क्विकली रिकैप भी कर सकते हैं वैसे इस इधर से ना, ये जो समरी पे है, ठीक है। देखो, वाई सी रूट टू इंडिया, क्यों आना चाहते थे यूरोपियंस इंडिया में। एक तो स्पिरिट ऑफ रेनेसा था इन द 15th सेंचुरी यूरोप, प्लस यूरोपियन इकोनॉमी ग्रोइंग रैपिडली लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी। तो इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही थी, प्रॉस्पेरिटी, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, सप्लाई ऑफ मीट रिक्वायरिंग स्पाइसेस फॉर प्रिजर्वेशन, ठीक है। देन जो कैप्चर है कॉन्स्टेंटिनोपल एंड सीरिया एंड इजिप्ट लेटर बाय द ऑटोमन टुर्क्स। तो सीरिया भी गया, इजिप्ट भी गया, ये पूरा एम्पायर गया। तो नए रूट जो है इंडिया में जो है सर्च करे जा रहे थे विदाउट डीलिंग विद द अरब्स एंड तुर्क्स, ठीक है। तभी वो अफ्रीका से दूसरी साइड से आना चाह रहे थे, ठीक है। रेड सी को जो है अलग रेड सी से ना आना पड़े। वेनिस एंड जनोई टू स्मॉल टू स्टैंड अप टू द तुर्क्स। स्पेन एंड पोर्टुगल को पैसा दिया गया, लोग दिए गए नॉर्दर्न यूरोपियंस के द्वारा, शिप्स, टेक्निकल नॉलेज मिली इनको जिनोइस से, ठीक है। देन पोर्तुगीज पायनियर्स फॉलोड बाय द डच। तो आपके पोर्तुगीज आए थे सबसे पहले, देन डच आए, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच रिस्पेक्टिवली टू रीच इंडिया। पोर्तुगीज में आपके आते हैं वास्को डे गामा, ये आता है सी रूट इन्होंने डिस्कवर किया था 1498 में। वास्को का जो सेकंड विजिट था 1502 में, तो यहाँ पे कैलिकट, कोचीन, कैनानौर में ट्रेडिंग स्टेशंस बने गए। अल्माइडा से, अच्छा इसमें एक नाम मिसिंग है, कैब्रल। तो जब कैब्रल आते हैं 1500 में, तो वो कैलिकट में जो है फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। फिर अल्माइडा आते हैं, तो अल्माइडा जो है फर्स्ट गवर्नर थे, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अलबुर्की ने बहुत सारी चीज़ें की थी, जिनमें से ही वाज द फाउंडर ऑफ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर, कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर, मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया। और इन्होंने एक और चीज़, ये आपके उसमें मेंशन नहीं है अंदर बुक में, भटकल जो है इन्होंने श्री कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के थे, उनसे इन्होंने भटकल एरिया कैप्चर किया था। एंड इनिशिएट द ऑल्सो इन्होंने क्या इनिशिएट किया, मैरिंग विद द नेटिव्स ऑफ इंडिया, बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। देन कूना, नीनो द कूना, इन्होंने क्या किया था जी, हेडक्वार्टर चेंज किया था, नहीं सॉरी, हाँ हेडक्वार्टर चेंज किया था। अच्छा, गोवा इन्होंने कैप्चर किया था ना बीजापुर के रूलर से, एक तो गोवा और दूसरा भटकल। तो यहाँ पे इन्होंने गोवा, कोचीन से निकल कर गोवा में अपनी कैपिटल लेकर गए 1530 में। देन इन हिज रूल ड्यू एंड बेसिन केम अंडर द पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन। बहादुर शाह जो है गुजरात किंग, उनको मार दिया, ठीक है। देन फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन, पोर्तुगीज की पावर क्यों कम हो गई, इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी, इजिप्ट, पर्सिया, नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र एज नेबर्स। देन आपके सॉरी मराठा एज नेबर। पॉलिटिकल फियर्स जो है मिशनरीज, ये परसिक्यूशन हेटर्ड इसकी वजह से, ठीक है। तो राइज ऑफ द इंग्लिश एंड डच कमर्शियल एम्बिशंस चैलेंजिंग द पोर्टुगीज सुबनेस। तो अंग्रेज और डच भी आ गए। रैम्पेंट करप्शन, ग्रीड, सेल्फिशनेस, पायरेसी, क्लैंडस्टीन ट्रेड प्रैक्टिसेस। Then diversion of the Portuguese colonizing ambitions toward the west due to discovery of Brazil. Then Dutch में हमारे ये नीदरलैंड्स formed in March 1602 by the charter of Dutch Parliament, had the powers to wage wars, make treaty and build forts, ठीक है। तो डच फैक्ट्रीज जो थी आपकी मसूलीपट्टनम 1605, तो ये कहाँ थी इनकी, सबसे पहले मसूलीपट्टनम, देन पुलिकट, सूरत, बिम्बलीपट्टम, करिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम एंड कोचीन। तो ये सब किसकी हैं, डच की हैं। डिक्लाइन इन इंडिया, द डिफीट ऑफ द डच इन द एंग्लो डच रिवैलरी एंड द शिफ्टिंग ऑफ द डच अटेंशन टुवर्ड्स द मले आर्किपेलागो। तो एंग्लो डच रिवैलरी में इनकी जो हार होगी, ब्रिटिशर्स जीत गए, प्लस इनका मले आर्किपेलागो यानी इंडोनेशिया की तरफ, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान था। बैटल ऑफ बिडेरा से ये हार गए कम्प्लीटली। इंग्लिश, अंग्रेज जो आए थे हमारे, टेक्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। एंड क्यों आए थे, क्यों फाउंड किया गया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश की विक्ट्री ऑफ द माइटी स्पेनिश आर्माडा लेड इनटू ग्रेट एम्बिशंस। फॉर्मेशन जो होती है हमारी इतने में 1600 में होती है। क्वीन एलिजाबेथ मोनोपोली 15 ईयर्स की देती हैं, बाद में उसको एक्सटेंड करके परपीचुअल कर देते हैं। देन सेटलमेंट्स इन इंडिया, कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं, ठीक है, विक्ट्री होती है इनकी। अच्छा, इससे पहले हमारे 1609 में विलियम्स आते हैं, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में, तो सबसे पहले ये आते हैं। फिर हमारे 1611 में मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग स्टेशन शुरू होता है।
1612 में इनकी जो है पोर्तुगीज से लड़ाई होती है, बैटल ऑफ सुवाली। देन इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है। देन सर थॉमस रॉय जो है 1615 में आते हैं, फैक्ट्री आगरा, अहमदाबाद एंड बरूच। बॉम्बे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी अंडर चार्ल्स टू, और ये आपका होता है, ठीक है, 97 या 60 ऐसे कुछ था। देन मद्रास जो है विद फोर्ट सेंट जॉर्ज रिप्लेस मसूलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर ऑन द ईस्ट कोस्ट, विद द फॉर्मर वॉज गिवन बाय द चंद्रगिरी चीफ टू द इंग्लिश इन 1639। देन सिटी ऑफ कैलकटा ग्रू फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ 3 विलेजेस, सुल्तानूती, गोविंदापुर एंड कलिकटा, ठीक है। देन फोर्टिफाइड सेटलमेंट ही आपका फोर्ट विलियम बनता है 1700 में, एंड ये आपकी सीट रहेगी ब्रिटिश पावर की टिल 1911। देन फारूक शाह का जो फरमान था, मैग्ना कार्टा उसको बोलते हैं, उसमें बंगाल, गुजरात, हैदराबाद और क्वाइन मिंटिंग के राइट्स, पासिस देने के राइट्स मिलते हैं। मर्जर ऑफ कंपनीज 1635 में एक राइवल कंपनी बनती है, ठीक है, फॉर्म बाय द सर विलियम कॉर्टिन। तो बाद में फिर ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद द न्यू कंपनी केम टू एन एंड, ये छोड़ो, मतलब 2 कंपनी जो है राइवल कंपनी थी वो आई थी, और फिर दोनों जो है वो मिल जाती हैं, और मिलने के बाद जो है फर्दर ये जो फाइनल वाली कंपनी है इसी को हम बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1858 तक आपका ये कंपनी रूल करेगी इंडिया में। फिर फ्रेंच आते हैं 1664 में, कॉलबर्ट जो मिनिस्टर हैं लुइस 14 के, नहीं फ्रेंच से पहले डेनिश आते हैं, ठीक है, इसमें डेनिश ने लिखा, बट वो उनके मेनली मिशनरी एक्टिविटीज़ थी, और इनका ट्रांक्यूबेर में वो था, सिरामपुर, यहाँ पे इनके ऑक्यूपेशंस थे, ठीक है। देन हम आते हैं फ्रेंच पे। फ्रेंच जो थे कॉलबर्ट मिनिस्टर, ये आपकी कंपनी बनाते हैं, मिनिस्टर ही जो होता है किंग का। देन सेटलमेंट्स इन इंडिया, पौंडीचेरी जो है आपका हेडक्वार्टर वॉज ग्रांटेड टू फ्रैंकिस मार्टिन, जो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे। तो देखो इनकी जो हमारी सबसे पहले ये 1667 में ये आपके मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, 1669 में एक और जगह करते हैं, और फिर सूरत में करते हैं गेस, और फिर उसके बाद 1673 में चंदर नगर में नहीं, कहाँ पे करते हैं, हाँ मतलब वहीं पे कहीं पे करते हैं, इधर ही कहीं पे। फिर देख लेते हैं एक बार, मैं भूल ही गई। सिक्सटीन 1667 में ये फैक्ट्री करते हैं, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाँ 1667 में सूरत में, तो इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में है, 69 में मसूलीपट्टनम है, एंड देन आपकी 73 में अगले मतलब कुछ टाइम बाद इनकी फैक्ट्री चंद्रनगर में होती है, और उसके बाद आपका सेंट लुइस बनता है, ठीक है, जो कि आपका पौंडीचेरी में बनेगा। तो ठीक है, तो पौंडीचेरी जो है इनका यही आपका हेडक्वार्टर बनता है बाद में, एंड ये किससे लेते हैं, शेर खान लोधी से, एंड फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इंडियन यूनियन इन 1954, ये मैंने बताया था। देन एंग्लो फ्रेंच रिवैलरी इन इंडिया आपकी जो है को इंसाइडेड विद द वॉर्स बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन यूरोप, ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच रिवैलरी जो है आपकी इंडिया में, ये आपकी को इंसाइड होती है विद द वॉर्स बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। Causes for protection and expansion of commercial interest, political development in southern India and Europe provided pretext to, ठीक है। तो इसमें क्या था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये एक्सटेंशन था हमारे एंग्लो फ्रेंच रिवैलरी का, एंड 1748 में ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल, 40 से 48, फिर अगले ही साल 49 से 54, ऑल्दो इनकंक्लूसिव अंडरमाइन द फ्रेंच पावर इन साउथ इंडिया, ठीक है। देन थर्ड कर्नाटिक वॉर जो होता है डिसाइसिव होता है, बैटल ऑफ मंडी वॉश होती है 58 से 63, और ये 7 ईयर्स वॉर का ही एक्सटेंशन होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, और फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फोर्टिफिकेशन आपका बैन है। देन कॉजेज क्या है फ्रेंच फेलियर के, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इनएडिक्वेट, फ्रांस के इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप, इल मैनेज्ड पॉलिसी ऑफ इम्पीरियल फ्रांस, एंड लैक ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव, साउंड कमर्शियल बेस जो था अंग्रेजों का, ठीक है। नाउ अब कम आते हैं चैप्टर 4 पे आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मुगल्स हैं
ठीक है। तो वो क्यों डिक्लाइन हो गई, उनकी पावर क्यों इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि जो है बाकी जो पावर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई उनके कंपैरिजन में। तो जो है हमारा औरंगज़ेब का जो रेन है तभी से आपका एंड जो है कह सकते हो शुरू हो गया था। ठीक है। और इनका जो रेन है वो कब ख़त्म हुआ था, मतलब कि 1707 में। ठीक है जी। औरंगज़ेब जो है इनकी मिसगाइडेड पॉलिसी उन्होंने वीक कर दिया। ठीक है जी। एंड वॉर्स ऑफ सक्सेशन, वीक रूलर्स इनके बाद आए, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो जब आपके मुगल्स हैं, मुगल्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, तो वो क्यों, मतलब कि क्या रीजंस थे, तो क्या क्या चैलेंजेस थे। पहला है एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। एक्सटर्नल क्या, कि जो मुगल्स हैं उसमें काफ़ी सारे इन्वेजन्स हुए नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट से जो है आपके इन्वेजन्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं थी, मुगल्स कुड नॉट पुट अ टफ फ्रंट अगेंस्ट द विच केम इन द फॉर्म ऑफ सेवरल इन्वेजन्स। Northwest borders had been neglected by the later Mughals and not much effort was expended in protecting the border। तो ये जो है आपका नॉर्थ वेस्ट साइड से आपके काफ़ी इन्वेजन होते हैं, जिसमें से आपके सबसे पहले आएंगे अपने नादिर शाह। ठीक है। ईरानी होते हैं, ये ईरान से आते हैं। फिर आपका अब्दली आएगा, अहमद शाह अब्दली। ठीक है। ये इसी का सक्सेसर होता है। तो ये जो है नादिर शाह, तो ये आपका पीकॉक थ्रोन जो है, जो शाहजहाँ का पीकॉक थ्रोन था वो लेके जाएगा, कोहिनूर डायमंड लेके जाएगा, और भी 2-3 चीज़ें लेके जाएगा, काफ़ी सारे पैसे लेके जाएगा। तो उसकी वजह से एम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनका एक्सचेंजर पूरा ख़त्म हो गया। तो नादिर शाह कहाँ गया, हाँ, तो इसी के ये जो नादिर शाह आया था पर्शियन एम्पर था ये। ठीक है। तो ईरान से आया था, इसने अटैक किया था इंडिया को 1738-39। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि ये जब आया था ये सिर्फ 57 डेज़ के लिए रहा था, लेकिन इतने मतलब इतना ज़्यादा वो डेज़ क्रिएटेड आफ्टर शॉक्स। क्यों, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा लूट करी थी, इसने एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ अथॉरिटी को पूरा ब्रेक कर दिया। ठीक है। इसने मैसिवली श्रिंक कर दिया स्कोप ऑफ मुगल पावर and set loose bands of the mounted warriors who ransacked the countryside seeking wealth from villages, towns, पूरा लूट के गया। ठीक है। push traders behind the walls of whichever power had the strongest fort for a short period. Plunder rather than negotiation became the most effective tool for creating new center of wealth, laid the ground which allowed the। ठीक है। तो इसको हम वैसे डिस्कस करते हैं यहीं से, वो तो उन्होंने अपना ओपिनियन लिखा हुआ है। तो देखो पर्शियन एम्पर था, इसने आपका 1738-39, ठीक है, इसके बीच में इसने जो है वो किया, लूट मचाई। इसने डिफीट किया मुगल आर्मी को करनाल में इधर, एंड मोहम्मद शाह को बल्कि कैप्चर किया, दिल्ली को टूटा, पीकॉक थ्रोन को हिनूर 70 करोड़ रुपीज़। ठीक है। ट्रेजरी से, ऑफिशियल ट्रेजरी से इसने। ठीक है। नादिर शाह गेन द स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, और इसने क्या किया, जो आपका वेस्ट ऑफ इंडस है इसको पूरा, अपने काबुल वाले एरिया को इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो और भी ज़्यादा अब वो वनरेबल बन गया है ना टू अटैक्स। देन अहमद शाह अब्दली और अहमद शाह दुरानी हु वॉज इलेक्टेड, ये अपना सक्सेसर था नादिर शाह का ही। ठीक है। जब वो मर गया 1747 में। तो ये कब आया था, ये आया था अपना 1738-39 में, उसके काफ़ी टाइम बाद। ठीक है। ये आता है उसके लाइक 7-8 ईयर्स बाद। इसने काफ़ी बार इन्वेड किया 48 के बीच से 67 में, काफ़ी ज़्यादा। तो इसने काफ़ी ज़्यादा मुगल्स को हरास किया। ठीक है। एंड उन्होंने इनको पंजाब दिया। ठीक है। इसको पंजाब मिल गया अहमद शाह अब्दली को। एंड अब्दली कैप्चर दिल्ली, लेफ्ट बिहाइंड अफगान केयर टेकर। इसने दिल्ली को, हाँ, इसने एक टाइम पे ऐसा हुआ कि इसने जब दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इसने अपना एक अफ़गान, जब ये वापस गया तो ये एक अफ़गान केयर टेकर को छोड़ गया कि मुग़ल एम्पर को देखते रहना। और उसके आने से पहले उसने अब्दली ने जो है आलमगीर टू जो है उसी को बोला था कि तुम मुग़ल एम्पर हो, लेकिन जो रोहिला चीफ़ है नजीबुद्दौला वो बनेगा मीर बख्शी। ठीक है। जो कि पर्सनल सुप्रीम एजेंट रहेगा अब्दली का। मतलब आलमगीर टू को तो बोला कि ठीक है तुम ही बने रहो अपने एम्परर, लेकिन मैं जो हूँ नजीबुद्दौला को छोड़ के जा रहा हूँ। ये रोहिला चीफ था एज अ सुप्रीम एजेंट पर्सनल। ठीक है। नाउ 1758 में क्या होता है कि नजीबुद्दौला को दिल्ली से, जब हमारे यहाँ मराठा की जब रेड पड़ती है ऊपर, मराठा जो है उस टाइम पे मराठा काफ़ी एक्सपैंड कर रहे थे। मराठा जो है आपके सिर्फ इतने एरिया में थे, लेकिन बाय दैट टाइम जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी ना 1761 में, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से जस्ट एक दिन पहले ये पूरा
आपका काफ़ी ज़्यादा एरिया ये ऑक्यूपाई कर चुके थे। तो ये ऊपर आपके इधर आ गए थे दिल्ली की तरफ। तो इन्होंने क्या किया, नजीबुद्दौला को हटा दिया, ठीक है, रघुनाथ राव ने। एंड उन्होंने पंजाब भी कैप्चर करने की कोशिश की, रघुनाथ राव ने, मराठा चीफ ने। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वापस इंडिया में आता है और लड़ाई करता है मराठाओं से। तो थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत होती है वो अब्दाली हराएगा मराठा उसको। अच्छा, ये हराएगा कैसे? क्योंकि इसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हेल्प किससे मिलेगी? रोहिला चीफ जो हैं, ठीक है, और ये जो है आपके मतलब और भी वहाँ पे लोकल वो थे, उन्होंने भी हेल्प की थी अगेंस्ट द मराठास, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द लास्ट ऑफ अब्दालीज इन्वेजन केम इन, इतना, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसको कंप्लीट करके। अच्छा नहीं, कर ही लेते हैं। अभी पानीपत में बताया कि पानीपत में इतनी सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट था और बाबर जब इस्टेब्लिश कर रहे थे मुग़ल रूल, तब हुई थी। तो सेकेंड बैटल हुई थी उन्हीं के बेटे, बाबर के बेटे हुमायूं का बेटा अकबर, तो अकबर और हेमू के बीच में। तो हेमू हार गए थे और मुग़ल एम्पर जो है रूल कंटिन्यू। देन थर्ड बैटल जो होती है वो आपकी 1761 में मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, विच पुट एन एंड टू द मराठा एम्बिशन ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये जीत जाता है और इसको क्योंकि साथ मिलता है रोहिलास एंड ऑल का। वाई पानीपत वॉज अ फेवरेबल बैटल ग्राउंड, क्यों था? क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था। कैसे? क्योंकि जो बाकी है, जैसे अगर राजस्थान के डेजर्ट हो गए और बाकी फिर जो हिली एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया, वहाँ पे लड़ाई कैसे होगी? तो इसीलिए ये एक स्ट्रैटेजिक ग्राउंड था। दूसरा, ये दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी में था, कैपिटल को इंसुलेट किया जा सकता और इजीली वेपन्स, मिलिट्री, फूड वगैरह इजीली सप्लाई किया जा सकता था। पानीपत जो है फ्लैट ग्राउंड पे है, जो कि कैवलरी मूवमेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल था, कैवलरी मूवमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल है। फिर जीटी रोड, गैंग ट्रंक रोड बाय द शेरशाह सूरी, जब ये कंस्ट्रक्ट किया गया तो पानीपत वॉज ऑन इट्स रूट, इसी रूट पे आपका पानीपत था। एंड ईजियर फॉर द कन्क्वायर्स टू फाइंड देयर वे देयर, ठीक है जी। तो ये शेरशाह सूरी जब आपके ये बाबर, हुमायूं, इस टाइम पे बीच में जब वो आए थे, तो पानीपत वॉज ऑन दिस रूट, बिकेम ईजियर फॉर द कन्क्वायर्स टू फाइंड देयर वे देयर। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून वो शॉर्ट है, तो इसीलिए ईजियर है लड़ाई करना। एंड आर्टिसंस भी एक्सपर्ट थे इन मेकिंग द वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल्स, ठीक है। देखो, हमने चैलेंजेस में पढ़ा कि पहला इन्वेजन्स हो रही थी, फॉरेन इन्वेजन्स थी। अब हम पढ़ेंगे वीक रूलर्स थे आफ्टर द औरंगजेब, एक इंटरनल चैलेंज। इंटरनल चैलेंज, तो हम औरंगजेब के बाद जो है सारे रूलर्स जो रहे हैं वीक रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे वीक थे, क्या था उनका एक बैकग्राउंड सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है हमारे औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह 1। आफ्टर नियरली 2 year लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन, 63 year old प्रिंस मुअज्जम, ये हमें पूरा नहीं पढ़ना, मैं वैसे बता देती हूँ। देखो, बहादुर शाह 1 जो है, इनका नाम प्रिंस मुअज्जम भी था। ये आपके औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे। डू वी नीड टू रिमेंबर दिस? नो, नॉट एट ऑल। तो ये आपके जो हैं, इन्होंने क्या किया था, पैसिफिस्ट पॉलिसी ली थी मराठास के साथ, राजपूत के साथ एंड जाट के साथ, ठीक है। इन्होंने आते ही साहू को रिलीज़ किया। अब इन्होंने क्यों किया होगा? एक डिप्लोमेटिक उसके लिए। क्यों? क्योंकि मराठाओं के अगर हम साहू को रिलीज़ कर देंगे तो वहाँ पे जाके सक्सेशन क्राइसिस हो जाएगी, पता ही था उनको। तो ये एक डिप्लोमेटिक मूव था कि मराठाओं को, शाहू को रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो साहू को इन्होंने रिलीज़ किया, जो पहले से पकड़ा हुआ था। ये मिडिएवल हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि साहू को क्यों पकड़ा था। नाउ पैसिफिस्ट पॉलिसी विद द मराठास, राजपूत एंड जाट। नाउ ही अडॉप्टेड अ पैसिफिस्ट, ठीक है। तो मराठास के साथ भी, राजपूत के साथ जाट भी, लेकिन इन्होंने बंदा बहादुर जो है, जो सिख का लीडर था, इसने क्या किया था, मुस्लिम्स पे अटैक किया था पंजाब में, ठीक है। तो इसीलिए इनके साथ इन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया एम्परर ने। एंड बाद में जब फारूक सियार आएगा तो उसने बंदा बहादुर को मार दिया था, ठीक है। एंड बहादुर शाह 1 डाइड इन, जो है बाद में वो मर जाता है। अच्छा, इस टाइम पे जब वो मरा, उस टाइम पे जब 1712 में रॉयल ट्रेजरी थी 13 करोड़ की, ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड बाय देन, ख़त्म हो चुकी थी 13 करोड़ की रॉयल। तो मतलब आप देखो कि कितना क्राइसिस आ चुका था एक्सचेंजर में। फिर आता है जहांगीर शाह।
ठीक है। तो अब ये मैं बताती हूँ एक सेकंड। फिर आते हैं हमारे जुल्फ़िकार खान, नहीं मतलब जहांगीर शाह आते हैं। एक सेकंड, देखो जो जहांगीर शाह है ना, ठीक है, वो तो उसको जो हेल्प करने वाला बंदा था वो था जुल्फ़िकार खान, ठीक है। ये इसका वज़ीर था, पीएम था, तो इसका वज़ीर था, ये पीएम था। एंड ही इंट्रोड्यूस द इज़ारा सिस्टम, मतलब इज़ारा तो पहले भी था ये सिस्टम, इन्होंने ये इज़ारा सिस्टम भी ले आए कि दोबारा से जो है फ़ाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, ये इज़ारादारी क्या है और मनसबदारी क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या था कि ये हाँ इज़ारादारी सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस किया टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर, एंड इसने जो है जजिया को एबॉलिश किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो ये जुल्फ़िकार खान है, ठीक है, रियल पावर इसके हाथ में थी, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ओके। आपका जो इम्पोर्टेंट था वो उससे पहले वाला था जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा था, बहादुर शाह 1, ठीक है, जहांगीर शाह। अब फारूक शाह, ये इंपॉर्टेंट है। फारूक शाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो है आपका जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा नहीं, एक मिनट ना, मराठा एम्पायर, ये तो डिफरेंट है, एक और था। इसने हाँ गोल्डन सम्मान दिया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो फारूक शाह जो है इसने क्या किया था, जहांगीर शाह को किल करके विद द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, दोनों हिंदुस्तानी फैक्शंस के थे। तो देखो आपका जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर में बहुत सारे ना फैक्शंस थे। ये जो आपके नोबल्स हैं ना, ये जितने भी नोबल्स और ये सब हैं या कोई भी, तो इनमें बहुत फैक्शंस थे। जैसे कोई है आपके हिंदुस्तानी मतलब वो इंडिया का ही है, मुस्लिम, हाँ। और फिर कुछ हो गया ईरान का, हो गया तो ईरानी, ठीक है। ऐसे ही दुर्रानी और अफ़गानी, ठीक है, अज़बेकी, कोई अज़बेकी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्शंस बने हुए थे इन्हीं के अंदर। तो जो है आपका हिंदुस्तानी फैक्शन क्या था, हुसैन अली एंड अब्दुल्ला खान, इनको किंग मेकर बोलते हैं, सैयद ब्रदर्स हैं ये। इन्होंने क्या किया था, आफ्टर किलिंग द जहांगीर शाह, इन्होंने जहांगीर शाह को मारा, ठीक है। फारूक शाह ने सैयद ब्रदर की हेल्प लेके जहांगीर शाह को मार दिया था, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपके सैयद ब्रदर्स, इन्होंने इसकी हेल्प की थी। तो हमारा फारूक शाह जो है नया एम्पायर, इसने क्या किया था, रिलीजियस टॉलरेशन बाय एबॉलिशिंग द जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भले इसको हटा दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने 1717 में फरमान दिया था टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है जी। 1717 में इसने फरमान दिया था जिसमें इसने बहुत सारी वो दी थी ना, हैदराबाद में जो है, और बंगाल, गुजरात, ठीक है, प्लस मिंट कर लो कॉइन्स, देन पासेस जो हैं वो इशू करने के राइट्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी थी जो हमने पिछले बैच में पढ़ा था। तो उसे गोल्डन फरमान कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है जी। तो इसी में फारूक शाह जो है अपना नया एम्परर बन गया। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन बाय अबॉलिशिंग द जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। यार मैं दोबारा से वही पढ़ने लगी। इसमें क्या है कि हाँ सैयद ब्रदर्स ने, हाँ ये इन्होंने क्या किया था, हाँ सैयद ब्रदर्स की हेल्प लेके इसने खुद बना राजा। फिर सैयद ब्रदर्स ने ही इसको बाद में हटवा भी दिया और बाद में मार भी दिया, ठीक है। तो ये पहला ऐसा राजा है जिसको नोबल्स ने मारा है। तो ऐसा हुआ क्या था, तो ये था एक्चुअली इसकी कहानी। ये आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दे रखी है, ओल्ड या फिर न्यू एनसीईआरटी में। तो मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर क्या कहा जाता है, जो आपके सैयद ब्रदर्स और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग रीच हुई थी वो मैग्ना कार्टा माना जाता है मराठास का। तो इन्होंने मराठास वर अलाउड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस, ठीक है। तो 6 मुगल प्रोविंसेस से टैक्स जो है दे वर अलाउड टू कलेक्ट टैक्स, एंड इन रिटर्न एश्योर्ड 15,000 माउंटेड सोल्जर्स फॉर मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इन्हें जो है 6 मुगल प्रोविंसेस से टैक्स अलाउड, वो जो सरदेश मुखी और ये हम देखेंगे सरदेश मुखी और चौथ मतलब 1/4 हिस्सा आप हमें रेवेन्यू दो, 1/4 हिस्से के हिसाब से ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं और उसके बदले में 15,000 सोल्जर्स देंगे हम मुग़ल एम्पायर के लिए।
तो फारूक सियार को ये पसंद नहीं आया था, ठीक है। और इसीलिए वो ये जो है सैयद ब्रदर्स क्या थे, हिंदुस्तानी फैक्शन के थे, तो ये जो है ईरानी फैक्शन की तरफ लॉबी हो गया और ईरानी फैक्शन की तरफ हो गया और फिर उन्होंने इसको मार दिया। सैयद ब्रदर्स ने विश्वनाथ के साथ मिलके फारूक सियार को मार दिया। फिर अपना कोई और आएगा, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक और आएगा, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, ये इम्पोर्टेंट है। इसके टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। एक तो इनका टाइटल था रंगीला। चेंजेस क्या होंगे, मोहम्मद शाह जो थे, ठीक है, ये भी एक वीक रूलर ही माने जाते हैं। इन्होंने जो है नोबल्स का फ़ायदा उठाया, मतलब सॉरी उनसे हेल्प ली और उसके बदले में उन्होंने अपने लिए अलग अलग टेरिटरी मांग ली। तो हैदराबाद इनके टाइम पे अलग होता है, ठीक है। तो जितने भी जो टेरिटरीज हैं वो सारी इन्हीं के टाइम पे अलग होंगी, ठीक है। तो ये देखो, बंगाल गया 1717 में। अवध, रीअश्योर्ड हेरिडिटी सूबेदारी हुंदा मुर्शीद कुली खान ऑफ बंगाल। तो मुर्शीद कुली खान के अंडर जो है ये बंगाल गया। अवध गया था सादत खान के अंडर। हैदराबाद गया था निज़ामुल मुल्क के अंदर। तो निज़ामुल मुल्क ने सेपरेट हैदराबाद स्टेट जो है वो बना ली, अवध सादत खान ने बना लिया। बंगाल मुर्शीद कुली खान। कर्नाटक को ऑटोनॉमी मिल गई 1732 में। मराठास जो हैं उनकी पावर जो है बढ़ गई और उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, पेशवा बाजीराव 1 के अंडर में उन्होंने यहाँ तक ये पहुँच गए थे मोहम्मद शाह के टाइम पे। एंड तभी तो क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो है निज़ामुल मुल्क की हेल्प के साथ इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मार दिया। सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को मारा और फिर इनको मार दिया। निज़ामुल मुल्क जो है आपका वजीर बन गया एंड इसने इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी। तो ये वही बात लिखी हुई है। अब जो आपके मराठा पेशवा, इसने दिल्ली को इन्वेड किया था, तभी आपका जो है नादिर शाह जो है 1739 में, एक तो ये आपका चल रहा है, दूसरा फिर नादिर शाह का जो है वो चलेगा, बैटल ऑफ करनाल होगी एंड मुगल्स जो हैं वो हारेंगे और फिर मोहम्मद शाह को इसने इम्प्रिजन किया और आपके बहुत सारी लूट की, दिल्ली 70 करोड़, ये वो हम जो पहले डिस्कस कर चुके। फिर अहमद शाह बहादुर, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आलमगीर 2 आते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आलमगीर 2 के टाइम पे आपकी जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अहमद शाह अब्दाली, हाँ, ईरानियन इन्वेडर था, इसी ने तो आलमगीर 2 को बोला था कि तुम बैठ जाओ, आलमगीर 2 को बोला था ना कि तुम आ जाओ और मैं जा रहा हूँ, और अपना जो रोहिला चीफ़ है उसको भी बैठा दिया था। फिर मराठा आए और मराठा ने उसको हटा दिया, रोहिला चीफ़ को, और जब रोहिला चीफ़ हटा दिया गया तब वहाँ पे लड़ाई होएगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो वो यहीं पे चल रही है। आलमगीर 2 आया, उसके बाद शाहजहाँ 3, फिर आए हमारे शाह आलम 2। तो आपको ये याद रखना है, आलमगीर 2 याद रखना है और फिर शाह आलम 2। और आलमगीर 2 के टाइम पे क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था। शाह आलम 2 के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर, दोनों ही बैटल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस के बीच में हुई थी और क्या हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स जीत गए थे और आपके शाह आलम 2 को पेंशनर बना दिया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोटेक्शन में उसको ले लिया और फिर इलाहाबाद में ही रहने लगा। और उसने फरमान भी दिया था कंपनी को, परपीचुइटी में दीवानी राइट्स दिए थे BOB के, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। और मराठा फिर बाद में उसको दिल्ली ले गए और फिर दोबारा से वो उसने प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर ली। ये सब कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एनीवेज वो अपना पेंशनरी बन गया था अंग्रेज़ों का। फिर अकबर शाह 2, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो टाइटल किसने दिया था, तो अकबर शाह 2 ने दिया था, ठीक है। फिर ड्यूरिंग इस रेजिम ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि
इसी के टाइम पर, अगर शाह 2 के टाइम पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो कैसे कैसे स्टार्ट होता है, इन्होंने कॉइन्स इशू करना इन द नेम ऑफ द मुगल एम्पायर स्टॉप कर दिया। बहादुर शाह 2 के टाइम पे रिवॉल्ट होता है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू डिक्लेयर हिम द एम्पायर ऑफ इंडिया, उसको रंगून भेज देंगे एंड एंड ऑन द जब हमारा क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आएगा। देन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, एम्पायर रिलेटेड या रीजन रिलेटेड। एम्पायर रिलेटेड क्या कि स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में ही गड़बड़ थी एम्पायर की। रीजन रिलेटेड क्या कि टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर की। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, एक सेकेंड, मुगल एम्पायर वो आपका जो है औरंगज़ेब के टाइम पे ही शुरू हो गया था, बट इट पिक्ड अप मोमेंटम ओनली आफ्टर हिज डेथ इन 1707। तो अब हम इसमें डिटेल में जो है रीजंस को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। यस, ये रहे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासिफाई किए हैं क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, मैंने क्लासिफाई नहीं किए, मैंने कहीं से किए हैं, कॉपी किए हैं ये। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया है, कॉपी किया मतलब किसी के नोट्स से। तो कॉजेज़ क्या थे, मुग़ल एम्पायर, मुग़ल रूल के ब्रेक होने के। ठीक है, मुग़ल रूल क्यों ब्रेक हुआ, उसके क्या रीजंस हैं एंड क्या कंसिक्वेंसेस पड़े। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उससे हमें फिर अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी अच्छे से आएगी। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे नो क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन, कोई क्लियर रूल नहीं था, मतलब वॉर ऑफ, यहीं पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो जो आगे जो अंदर मटेरियल पढ़ेंगे वो थोड़ा फास्ट वे में हो जाएगा। वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो चल रहा है, पर एक ना क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था कि अगर ये बने मरेगा तो इसके बाद कौन बनेगा, तो रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था। और पहले भी ये लोग लड़ाई करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, पहले भी सक्सेशन के होते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लग गया आफ्टर द औरंगजेब्स डेथ। कंटिन्यूस वॉर ऑफ सक्सेशन फोस्टर्ड पार्टिसनशिप इंस्टेड ऑफ पेट्रोटिज्म। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर रीजनल पावर बाय, हाँ। दूसरा था कि ये जो जाट हैं, सिख हैं, मराठास हैं, अगेंस्ट द एम्पायर फॉर पॉलिटिकल एसिडेंसी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली आपके जो जाट रहेंगे, सिख रहेंगे, मराठा रहेंगे, हमेशा लड़ने को बिल्कुल तैयार रह रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये भी था स्ट्रगल, रीजनल पावर के लिए स्ट्रगल कांस्टेंट चली रही थी। और जब भी कहीं लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली आपके कॉस्ट, पैसा तो ज़्यादा ही है। ठीक है, आपका टाइम एफर्ट भी ज़्यादा है, तो आप कहीं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लड़ाइयों में रह जाते हो। इन्वेजन ऑफ ईरानी एंड दुरानी गेव अ डेथ ब्लो। ठीक है, तो ईरानी एंड दुरानी हम पढ़ चुके। ईरानी कौन, नादिर शाह, दुरानी कौन, अहमद शाह अब्दाली, उसकी वजह से भी हुआ। देन इंटरनल क्राइसिस चल रही थी अमंग द मुगल नोबिलिटी। तो क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन नहीं है, पॉलिटिकल रीज़न है कि इसलिए लड़ाई वड़ाई चल रही है। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर रीजनल पावर बाय जाट्स एंड Sikhs and Marathas. Then invasion of Irani and Durrani gave a death blow. Internal crisis among the Mughal nobility. तो internal crisis क्या, मैंने बताया था ना, बहुत सारे फैक्शन थे, दुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, ये सब अपने में लड़े जा रहे थे। नॉट जस्ट हिंदुस्तानी, और भी थे, उज़्बेकिस्तानी, अफ़गानी एंड ऑल। तो असफ जाह वन जो है वर्सेस सैयद ब्रदर्स। ठीक है, इससे मार दिया था ना सैयद ब्रदर्स को, असफ जाह ने, हैदराबाद वाले ने, तो सैयद ब्रदर को मार दिया था। फिर इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे इनके वीक होने के। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल द डेक्कन ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, तो जो अब औरंगज़ेब की जो डेक्कन पॉलिसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था, और जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक रीज़न हो गया। देन करप्ट एंड इनएफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, तो यहाँ पे जागीरदारी सिस्टम है, इदारा एंड खलीसा लैंड इन डेक्कन। तो ये जो खलीसा वाला है ये तो औरंगज़ेब ने ही स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि ये जो है सैलरी बेसिस पे होता था। ठीक है, ये पहले हम ये देखते हैं जो हमारा ये जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम। तो इनमें क्या होता था कि जैसे मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, उसमें हमारे कुछ ये मतलब मीडिएवल हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं। एक एरिया दे दिया रेवेन्यू का, नहीं इसको हम अंदर एक बार आगे डिस्कस कर लेंगे, इससे पहले है। तो जागीरदारी सिस्टम जो है अलॉन्ग विद द मनसबदारी सिस्टम, इट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ करप्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ठीक है,
एंड इजारादारी जो है इट वॉज रेयरली यूज ड्यूरिंग द ग्रेट मुगल बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। और इजारादारी सिस्टम क्या है, मनसबदारी सिस्टम क्या है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो खलीसा लैंड जो है ये औरंगजेब लेकर आया था, उसमें सैलरीड होता था, तो वो करप्शन तो नहीं था बट इनएफिशिएंट था। फिर मिलिट्री कॉजेस, ये हो गए इकोनॉमिक। वही मिलिट्री करप्शन, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। और ये आपका जो है, क्योंकि इसमें आपके मिलिट्री से रिलेटेड ही था ना, क्योंकि उसमें आपको हॉर्सेस मेंटेन करने पड़ते थे, ठीक है, तो इसीलिए इसको मिलिट्री कॉज में लिया है। क्रिएटिव सिचुएशन इन विच इट वर डिफिकल्ट फॉर द मुगल्स एलाइट्स टू मेंटेन द सुप्रीमेसी, ठीक है। देन लैक ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट वाज हैपनिंग इन यूरोप, ठीक है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट भी नहीं था, बट यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा था। दैन डिसोसिएशन ऑफ द रीजनल पावर्स, सो जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, सो नॉट एट द बैक ऑफ द कॉल ऑफ द एम्परर, ओके। शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ जमींदार्स टुवर्ड्स द नोबिलिटी, तो ये हाँ, जमींदार्स क्या कर रहे थे, तो जमींदार्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और फिर ये जो है नोबिलिटी का साथ देने लगे थे। और फिर नोबिलिटी क्या कर रही थी, वो अपना खुद से अलग से जा के सब अपने अलग अलग स्टेट्स इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो जमींदार भी उनमें कहीं ना कहीं हेल्प दे रहे थे, जो कि लोकल जो है इससे क्या हुआ कि लोकल जो भी एरिया में से बंगाल के एरिया में जो भी वहाँ का बंदा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया मुगल एम्पायर से। तो अदर पावरफुल क्लास टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ एम्पायर। एंड देन सोशल कॉजेज, communal divide between the communities in the last decade of the 17th century started revolution in the northern also। तो इन्होंने क्या किया था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है इन्होंने नॉर्दर्न एरिया में भी कलेक्ट करने शुरू कर दी, तो एक थोड़ा सा कम्युनल डिवाइड भी था। और एलियनेशन ऑफ द मेजॉरिटी, वही जजिया, ये एक्चुअली दोनों एक ही पॉइंट है, जजिया और प्लस रेवेन्यू कलेक्शन, वही ये दोनों सेम पॉइंट है। स्प्री ऑफ द पीजेंट रिवॉल्ट्स व्हेन इंक्रीज्ड रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, तो फिर पीजेंट रिवॉल्ट्स शुरू हो गए थे। फिर कंसिक्वेंसेस क्या है, हुआ क्या, पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो गया सेंटर पे, तभी तो इन्वेजन हुए इतने सारे। मराठा ने भी इन्वेड करने की कोशिश की थी, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1803 में भी इन्होंने ट्राई किया। देन राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, अब ये तो हमने कर लिया। देन कंसिस्टेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, इवन जो आपके नेटिव रूलर्स हैं वो भी लड़ाई कर रहे थे, तो एंग्लो बंगाल वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, तो हर जगह पे लड़ाई, तो कंसिस्टेंट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑल ओवर इंडिया आपका हो गया था, क्योंकि आपका जो है मुगल एम्पायर जो है वो आपका वीक हो रहा था, इसकी वजह से जो है आपका बाकी जगह पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। मिलिट्रिस्टिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, रेड एंड इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट स्टार्टेड, अपॉर्चुनिटी फॉर आउटसाइडर्स, यानी कि यूरोपियंस जो कि आपके कोस्ट लाइन पे सब अपना बिल्ड कर रहे थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। ये कोस्ट लाइन पे पूरा का पूरा एरिया सब अपना कोई ना कोई डच और ये सब लगे पड़े थे। देन कंसिस्टेंट रीजनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं चल रहे थे विद मराठास एंड ऑल। इकोनॉमी क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ हिस्टोरिकल वेल्थ, इंटर प्रोविंशियल ट्रेड बिकेम डिफ़िकल्ट। क्यों, क्योंकि अब क्या है, पहले तो एक मुगल एम्पायर है तो ट्रेड वॉज ईजी, बट अभी डिफरेंट फैक्शंस है, रीजनल पावर्स हैं, तो जब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट साउथ करना होगा, ट्रेड करना होगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। देन इंक्रीज इन द रीजनल रेवेन्यू कलेक्शन डिमांड, तो ये इम्पैक्ट इसलिए भी था क्योंकि आपकी जो ट्रेजरी है वो एकदम खाली होती जा रही है। सिक्योरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स वाज नॉट एश्योर्ड, जैसे कि मराठास जो हैं वो पिंडारियों के रेड को सपोर्ट करते थे, ठीक है। इंडिविजुअल नेटिव ट्रेडर्स फेल, बट यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो प्रॉस्पर कर रही थी, ठीक है। तो इंडिविजुअल नेटिव ट्रेडर्स जो हैं वो फेल हो रहे थे, लेकिन यूरोपियन कंपनीज प्रॉस्पर कर रही थी, ठीक है, ड्यू टू डिप्लोमेसी एंड ऑल। लॉस ऑफ वेल्थ ऑफ द पीजेंट्स, ओके, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, इसको इन डिटेल। हाँ, तो पहला कॉज वही है, शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ द जमींदार्स। तो हमने क्या बोला कि दो क्लासेस के लोग थे जो पावर स्टेट की शेयर कर रहे थे एम्परर के साथ। कौन थे, जमींदार्स थे और नोबल्स थे। तो जो जमींदार्स हैं वो तो हेरिडेटरी ऑनर्स थे अपने लैंड के, ठीक है, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी हेरिडेटरी बेसिस पे, और इनको ये बोला जाता था, ठीक है, देशमुख, राजा, राय, ठाकुर खुद। इम्पॉर्टेंट प्लेस था इनका एम्पायर में, इनकी पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी।
ठीक है। एंड मेनी लोकल जमींदार से हेल्प द नोबिलिटी टू टेक एडवांटेज, हम डिस्कस कर चुके। देन जागीरदारी क्राइसिस। अकबर के टाइम पे जागीर और मनसबदार दोनों ही एक इंटरकनेक्टेड चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि ये मनसबदारी सिस्टम और ये क्या है। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है कि इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द स्टैंडिंग ह्यूज आर्मी अपॉइंटेड वन पर्सन एज रेवेन्यू कलेक्टर। देखो एक स्टैंडिंग ह्यूज आर्मी मेंटेन करने की बजाय अगर हम एक बंदे को रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे दें एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो उसको ये बोला जाता था कि आप पैसा इकट्ठा करो, ठीक है, उसका कुछ पार्ट आप कैवलरी और इन्फेंट्री मेंटेन करने में लगाओगे, ठीक है। तो जो घुड़सवार होते हैं और जो पैदल सवार होते हैं, जो पैदल, तो इन्फेंट्री एंड कैवलरी डिसाइडेड बाय द रैंक, यानी कि आपके जो उसे ठीक है रैंक से, तो जाट और सवार, उसे जात बोल रहे हैं तो जात भी बोल सकते हो, तो जात एंड सवार, जात एंड सवार, तो सवार मतलब आपके पास कितने घोड़े होंगे, तो 2 टाइम्स के हिसाब से होता था। आपकी मान लो कि 5000 है तो उसके हिसाब से 10,000 आपको हॉर्सेस मेंटेन करने हैं, तो इस तरीके से कुछ मनसबदारी डिसाइड होती थी। एंटिल औरंगज़ेब ये तो मेरिट बेसिस पे ही होता था पहले, औरंगज़ेब तक, बाद में नहीं पता। मुग़ल तोश खाना, हाँ कुछ पैसा जो है रेवेन्यू कलेक्शन का आपका इसमें जाएगा, बाकी आपके मुग़ल तोश खाना में जाएगा, उनकी ट्रेजरी में जाएगा। तो जो तहसीला सिस्टम है वो तो हमारे अकबर लेकर आए थे। इसमें क्या होता था कि लैंड असेस किया जाता था और क्रॉप डिसाइड किया जाता था कि रेवेन्यू उसके हिसाब से आपका 10 साल के लिए डिसाइड किया जाता था। तो उसी के बेसिस पे ये आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसका ही आगे फर्दर कि इन्होंने मनसबदारी सिस्टम कर दिया कि यहाँ इस एरिया से हमारा जो है ये बंदा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और उसको इतनी कैवलरी इतनी इन्फेंट्री, तो ये कहीं ना कहीं आपका डिफेंसिव उसमें आ गया ना, तो आपका जो डिफेंस, ठीक है। तो इजारादारी क्या है, इजारादारी में ये है थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेटिव था। इसमें होता है कि एक जैसे एक ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा, डी बंदा, ई बंदा, इसको बोला तो इसने बोला कि मैं तो 1 रुपये में इतने, मैं इतने कलेक्ट करके दे दूँगा, इसने बोला मैं इतने कर दूँगा, सी ने बोला मैं तो इतने कर दूँगा, इसने बोला मैं इतने लाख कर दूँगा या वटेवर, इसने बोला मैं सबसे ज़्यादा करूँगा, तो इसने बोला मैं सबसे ज़्यादा करूँगा, तो इसको दे दिया वो लैंड। और फिर वो क्या अपनी पॉकेट से भरेगा, नहीं, वो तो फिर लोगों को एक्सप्लॉइट ही करेगा ना। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था इसीलिए ये कभी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कौन लेके आया था, लेटर मुगल्स ने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया, इसीलिए ये बहुत एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम। तो जागीरदारी क्राइसिस, अभी हाँ नोबिलिटी जो है हमने बोला ना कि लैंड असाइन कर दिए जाते थे, तो उनको बड़े बड़े जागीर मनसब दिए जाते थे, अपॉइंटेड सूबेदार तो ऑफ मुगल सूबास। लेकिन जो है रूल ऑफ नोबिलिटी, हाँ, पर जागीरदारी क्राइसिस क्या ना, तो लैंड देने के लिए भी नहीं बचा था, क्या लैंड देंगे उनको, एक सेकेंड। पर वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन था पहले, लेकिन डिविजिवनेस अमंग द नोबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, होमलैंड एंड ट्राइब, each category formed a group of its own. The mutual rivalry, jealousy, contest for power reduced the prestige of the emperor but also contributed to the decline of the empire, ठीक है। ये क्या है कि medieval Indian stagnation of ये इन जनरल व्यू है, मैंने तो ऐसे हाईलाइट किए थे, बट ऐसे अलग से कोई पॉइंट नहीं है इसमें, से रीड कर सकते हो। वह राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है, ये हमारा 3rd पॉइंट हो गया। औरंगजेब का जो रेन है, इटसेल्फ विटनेस्ड रिबेलियंस बाय रीजनल ग्रुप्स लाइक जाट, सिख, मराठा, ठीक है। तो देयर कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल एसिडेंसी वीकेंड द एम्पायर, तो ये भी एक रीज़न था। तो इन अ नटशेल क्या क्या रीज़न थे, नटशेल में यही थे कि जो मुगल्स थे देवर पर्सनल डेस्पोटिज्म, ठीक है, एंड लेटर मुगल्स जो है वर्थलेस थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया विद द एब्सेंस ऑफ अ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसकी वजह से ये हम पहले डिस्कस कर चुके, डी जनरेशन ऑफ द रूलर्स लेड टू द डी जनरेशन ऑफ द नोबिलिटी, ठीक है, और लड़ाइयाँ चलती रहती थी जिसकी वजह से कॉस्टिंग द एम्पायर हैवीली, डिट्रोयरेशन ऑफ द आर्मी जो है डिट्रॉयड हो गई, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट, टू वास्ट एंड अनविल्डी टू बी एफिशिएंटली गवर्न फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द वीक रूलर्स। देन औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, जिसकी वजह से रिलीजियस पॉलिसी की वजह से ही जो है राजपूत, सिख, जाट, मराठा इन सब ने रिवॉल्ट कर दिया। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी जो कि कंप्लीट फेलियर था और ये इंपॉर्टेंट कॉज था। देन इन्वेजन ऑफ ईरानी एंड दुरानी गेव अ डेथ ब्लो टू द मुगल एम्पायर, ठीक है।
तो ईरानी और दुरानी ये भी आपके इन्वेड कर गए थे, तो इसके वजह से भी डेथ ब्लो टू द वो, ठीक है। नाउ अच्छा, उसके बाद हम ये रीज़न पढ़ रहे थे, हाँ, राइज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि जो लेटर मुगल्स हैं इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन विद द राजपूत, बट वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। एंड मराठास, जो मराठास थे वो भी आपके इस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जो है ये सरदेशमुखी और चौथ 1/4 जो वो होता है रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे उसके हिसाब से, ठीक है। तो थ्रू आउट द इंडिया एंड बाय 1740 सक्सेसिव स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड। तो ये यहाँ तक तो आ ही गए थे। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में तो वही है कि जो है आपके इतने सारे आर्मीज एंड देयर रैंक्स एंड मनसब्स इंक्रीज शार्पली ओवर टाइम, तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको एज अ जागीर कुछ भी नहीं बच रहा था, बहुत ही लिटिल लैंड आपके पास बचता था। प्लस लग्जूरियस लाइफस्टाइल एम्पर का, रिडक्शन इन द खलीसा लैंड, expenditure of the state much exceeded its income, no significant scientific and technological advance inroad by the European traders grew along the coastline। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके कि यूरोपियन ट्रेडर्स को उस टाइम पे आ गए, कोई सिग्निफिकेंट ये सब था नहीं। ये हमने इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इसको। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, अब 3 तरह की स्टेट्स थी, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ा और अच्छे से। देखो 3 तरह की थी। कुछ तो थी सक्सेसर क्या, आप हो और आपका सक्सेसर, तो कौन होगा। तो जो मुग़ल प्रिंस, जैसे हमारे हैदराबाद, हमने अवध, बंगाल, हैदराबाद पढ़ी, तो ये क्या थी, जैसे बंगाल था मुर्शीद कुली खान, अवध सादत खान, हैदराबाद असफ जाह या निज़ामुल मुल्क। तो ये जो है ये आपकी जो है मुग़ल प्रोविंसेस दैट टर्न इनटू स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने चैलेंज किया मुग़ल की सोवरेनिटी को, उसे एक्सेप्ट करते थे अच्छे से, ठीक है। तो बस ये था कि ऑटोनमस पॉलिटी इमर्ज हो रही थी, ठीक है। देन एसोसिएटेड थे बट वो, देन इंडिपेंडेंट किंगडम्स, कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम जो बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, वो जस्ट मुग़ल एम्पायर जो है प्रोविंसेस में उनका कंट्रोल जो है डिस्टेबलाइज हुआ, तो वहाँ पे कोई और उभर के आ रहा था, जैसे मैसूर, राजपूत स्टेट्स एंड ऑल। नई स्टेट्स क्या होती हैं जो कि आपके रेबल्स के द्वारा स्टैब्लिश की गई हैं, जैसे मराठा, सिख एंड जाट स्टेट्स। फिर आता है आपके रीजनल किंगडम्स का सर्वे। तो देखो हैदराबाद का जो फाउंडर है असफ जाह, हाउस ऑफ हैदराबाद वॉज किलिच खान, तो इसका नाम था निज़ामुल मुल्क, तो इसने इस्टेब्लिश किया था। अब इसकी कहानी दे रखी है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अवध का जो फाउंडर था, अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं, मैंने नहीं किया। द फाउंडर ऑफ द जो है अवध वो था सादत खान, ठीक है, और इसका नाम था बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। और इसने जो है क्या कहते हैं, ही हैड जॉइंड द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स, तो इसीलिए इसको जो है गिवन इंक्रीज्ड मनसब। एंड बाद में इसने नई इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। इसमें और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ही वॉज सक्सीड बाय सफदर जंग एज द नवाब ऑफ अवध, इसका सफदर जंग आया था, ठीक है। सादत खान के बाद सफदर जंग आया था, बस थोड़ा थोड़ा जानने की जरूरत है, ज़्यादा भी नहीं। मुर्शीद कुली खान जो है ये फाउंडर था इंडिपेंडेंट स्टेट का, बंगाल की कैपेबल रूलर था, और इसकी वजह से बंगाल जो है वो प्रॉस्पेरस हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका सन आया सुजाउद्दीन, एंड सुजाउद्दीन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि ये भी इन्वॉल्व था किसी, जो हम बैठ में पढ़ेंगे। सरफराज खान, ठीक है, बाय अलवर्दी खान, तो ये आपका है। तो फाइनली आपका अलवर्दी खान हु एज्यूम पावर मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाय गिविंग ईयरली ट्रिब्यूट। तो सरफराज खान को तो आप भूल जाओ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये अलवर्दी खान क्यों, क्योंकि इसने पावर इस्टेब्लिश करके इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, ईयरली ट्रिब्यूट देता था ये, बस, ठीक है। फिर आते हैं राजपूत जो हैं ये आपके किस में आएंगे, सक्सेसर में नहीं आएंगे, ये आएंगे, एक सेकेंड, ये आएंगे इसमें इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ठीक है, राजपूत। पर इन्होंने काफ़ी साथ दिया था पहले से ही, जैसे अकबर के टाइम पे भी। तो दे ट्राई टू री एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंस, इन्होंने री एस्टैब्लिश करने की कोशिश की
और उसकी वजह से जो है बहादुर शाह ने अगेंस्ट अजीत सिंह स्टेप लेने की कोशिश की थी, ठीक है, जिसकी वजह से विच हैड फॉर्म्ड एन अलायंस विद Jaising II and Durgadas Rathore, but the alliance was broken and the situation was safe for the Mughals. Rajputs controlled the entire territory extending from the south of Delhi to up to the western coast. तो मतलब इनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। जब ये अपनी इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे तो ये लोग अलायंस कर रहे थे, जैसे जयसिंह II और दुर्गादास राठौर, तो इन्होंने अलायंस किया, बट बाद में अलायंस ब्रोक भी हो गया। अदरवाइज अगर राजपूत ने जो है काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी आपकी ले ली थी, ठीक है, तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैसूर क्या है? Another important state to make its appearance was that of मैसूर, जिसमें आपका टीपू सुल्तान एंड ऑल आएंगे। तो ये आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की जो है जंक्शन पे होता है, एंड यहाँ पे वोदायार डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन इसको बाद में हटा दिया जाएगा, तो हम अगले वाले चैप्टर में आएगा ये, ठीक है। तो बाद में ये आपका हैदर अली यहाँ पे आएंगे, हैदर अली और उनका बेटा फिर टीपू सुल्तान, और ठीक है। फिर केरला में मार्तंडा वर्मा थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला विद ट्रेवनकोर एज इट्स कैपिटल, ठीक है। एंड इन्होंने जो है मार्तंडा वर्मा ने वेस्टर्न मॉडल पे अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटा दो इसको। मार्तंडा वर्मा थे केरला में, बस इतना याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। जाट सेटलर, ये एग्रीकल्चरलिस्ट जाट सेटलर्स जो आपके दिल्ली, मथुरा, आगरा के टाइम पे, तो इन्होंने रिवोल्ट किया था औरंगज़ेब के ऑप्रेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो पहला मेजर रेबेलियन था वो आपका था मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एंड इसको गोकुला ने जो है वो किया था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर चूड़ामन एंड बादल सिंह, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, चूड़ामन एंड बादल सिंह, इन्होंने क्योंकि ये सक्सीड हो गए थे, ठीक है, इन्होंने जाट किंगडम ऑफ भरतपुर इस्टेब्लिश किया था 18th सेंचुरी में, एंड लेकिन फिर सूरजमल नाम के बंदे आए, उन्होंने इसको जेनिथ पे पहुंचाया। तो ये सूरजमल, चूड़ामन, बादल सिंह, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली प्रोवाइड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ी इनकी थी, गंगा से इन द ईस्ट टू लेकर चंबल इन द साउथ एंड इंक्लूड आपके सूबा ऑफ आगरा, मथुरा, मेरठ एंड अलीगढ़। लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो फिर ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया और फिर स्मॉल एरियाज़ में बिखर गया। सिक्स जो है बाय इन 1675 औरंगज़ेब अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु को इन्होंने एग्जीक्यूट किया था गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। और 10th हमारे आएंगे गोविंद सिंह जी। तो हु हैड रिफ्यूज टू एम्ब्रेस, इन्होंने इस्लाम लेने से मना कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, तो इन्होंने बोलते हैं कि जो गुरु हैं इन्होंने सपोर्ट किया था राइट्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने प्रोसिक्यूशन बाय द मुगल्स बचाया उनको। गुरु गोविंद सिंह हु सक्सीडेड योर ओपनली रेबल्ड अगेंस्ट द औरंगजेब, ठीक है, तब आपके जो है मिलिटेंट सेक्ट बन गया है सिख इन डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज़। तो बंदा बहादुर जो हैं उन्होंने इसकी लीडरशिप संभाली, ठीक है, जिनको बाद में फारूक सियार ने इनको मार दिया था बाद में। तो इन द वेक ऑफ द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, तो सिख जो है इन्होंने दोबारा से अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की और अब इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को मिसल में, 12 मिसल और कॉन्फेडरेसीज, ठीक है, जहाँ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किंगडम पे इन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, ठीक है। बट रणजीत सिंह का जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, तो ही वॉज अ सन ऑफ महान सिंह जो कि शुक्रजगिया मिसल के लीडर थे, ठीक है। महान सिंह के ये बेटे थे रणजीत सिंह। एंड रणजीत सिंह जो है इन्होंने अपना सतलज से लेके पूरा झेलम तक का, ठीक है, तो झेलना, तो पूरा आपका जो ये इंडस सिस्टम की ये जितनी नदियाँ हैं पूरा इतने तक अपना डोमिनेशन बनाया। एंड ही कंक्वायर्ड अमृतसर एंड बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश, रणजीत सिंह ने एक्नॉलेज किया ब्रिटिश राइट ओवर द सतलज टेरिटरीज, ठीक है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। इन्होंने मॉडर्नाइज की अपनी आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस, बट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन इंग्लिश ने फोर्स्ड हिम टू साइन द ट्राईपार्टाइट ट्रीटी इन 1838 विद शाह सुजा एंड योर इंग्लिश कंपनी, जहाँ पे इन्होंने पैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की थ्रू पंजाब, ठीक है, ताकि ये काबुल में जो आपके अफ़गानिस्तान वाले एरिया में शाह शुजा को बैठा पाए, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उनकी डेथ हो गई थी
और उनके सक्सेसर्स जो आए वो उसको स्टेट को इंटैक्ट नहीं रख पाए। देन मराठास, वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल प्रोविंस टू इमर्ज वाज दैट ऑफ मराठास उस टाइम पे। तो पेशवास के लीडरशिप में ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा गुजरात एंड अपना रूल इस्टेब्लिश किया। एट वन टाइम दे क्लेम द राइट ऑफ द चीफ इनहेरिटर्स, ठीक है, ऑफ द मुगल डोमिनियन, बट देयर अथॉरिटी किसने चैलेंज की? जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। नाउ मराठास क्विकली रिकवर फ्रॉम द डिफीट एंड ऑफर द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। जब आपके एंग्लो मराठा वॉर होंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिर आता है रोहिलखंड एंड फारुखाबाद। द स्टेट्स ऑफ रोहिलखंड, द किंगडम ऑफ बंगेश पठान्स वर अ फॉल आउट ऑफ द अफगान माइग्रेशन इनटू इंडिया। एक सेकेंड ना, मैं दोबारा से बताती हूँ। हाँ, ये जो रोहिलखंड एंड फारुखाबाद, तो जो आपकी ये रोहिलका खंड स्टेट है ऑन द किंगडम ऑफ द बंगेश पठान्स, ठीक है, ये आपके जो अफगान माइग्रेशन हुआ था इंडिया में उसी का ही एक फॉल आउट है, समझ लो, उसी का एक डिवीजन टाइप था। तो लार्ज स्केल जब इमिग्रेशन हुआ था अफगान्स का, ये आपका मिड 18th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा था अफगानिस्तान में, जो कि अभी भी ख़त्म ही नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी भी यही चल रहा है ना। अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है, अथॉरिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। जब नादिर शाह इन्वेजन, उसके बाद उन्होंने सेटअप किया रोहिलखंड एंड दिस वाज द एरिया ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स में था ये, बिटवीन द कुमाऊं, जो कि आपका कुमाऊं का है उत्तराखंड में, एंड द गंगा इन द साउथ। तो रोहिलाज जो हैं दे सफर्ड हेविली एट द हैंड्स ऑफ द अदर पावर्स इन द एरिया, कौन? जाट, अवध रूलर्स एंड लेटर जो मराठाज हैं, ब्रिटिशर्स हैं। तो मोहम्मद खान बंगेश जो हैं आपके अफगान, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप किया था टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली अराउंड फारुखाबाद, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ फारूक शाह एंड मोहम्मद शाह, ठीक है। तो आपके दो चीज़ें इसमें आ गई, एक तो फारुखाबाद और रोहिलखंड। तो रोहिलखंड कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड में, जो कुमाऊं हिल्स है और नीचे गंगा, तो उसके पूरे हिमालयन के फुट हिल्स में है वो। एंड फारुखाबाद आपके यूपी वाली साइड में है, ठीक है। फिर आता है नेचर एंड द लिमिटेशन ऑफ द रीजनल स्टेट्स। अब ये जो रीजनल स्टेट्स, इनका क्या जो है लिमिटेशंस थी? तो देखो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका इमर्ज होके आ रहा था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हमेशा टाइज जो है मेंटेन करके रखे मुग़ल से, एंड इन्होंने जो है अकबर की एम्परर की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी एक्नॉलेज किया। इवन जो रेबल चीफ्तान्स थे मराठास के, सिख के, उन्होंने ही रिकॉग्नाइज़ किया मुग़ल एम्परर को, यही सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ऐसे बिल्कुल हटाने तो वाले नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो पॉलिसी है वो एक रीजनल कैरेक्टर की थी। एंड ठीक है, इनका जो सपोर्ट था, कोलैबोरेटिव सपोर्ट, वो जमींदार, मर्चेंट्स, लोकल नोबल्स, चीफ्स, तो लोकली ग्रुप्स थे, ठीक है। द प्रोविंशियल रूलर्स जो हैं वो उनके लोकल इंटरेस्ट थे। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस थे, जैसे मैसूर में रूलर्स डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लोकल चीफ्स, तो कुछ एक्सेप्शन थे बट नॉट जनरल। तो रीजनल स्टेट्स हैड सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। प्रोविंशियल रूलर्स जो हैं दे फेल टू डेवलप अ सिस्टम बेस्ड ऑन साउंड फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश तो की थी, जैसे तो मैसूर जैसे ऑन द होल दे वर बैकवर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अनदर ड्रॉबैक वॉज कॉन्स्टेंट वॉरफेयर, ठीक है। तो नेबरिंग रीजनल पावर से हर वक्त लड़ाई चली रही होती थी। प्लस दी स्टेट्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज मुगल पावर बट नन वॉज एबल टू रिप्लेस इट, मतलब चैलेंज तो कर सकते थे पर रिप्लेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। जागीरदारी क्राइसिस इंटेंसिफाइड एज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर डिक्लाइन एंड नंबर ऑफ कंटेंडर्स जो हैं आपके, तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रेड एंड इंटरनल एंड फॉरेन कंटिन्यू विदाउट डिस्ट्रप्शन एंड इवन प्रॉस्पर द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टैग्नेटेड। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका ब्रिटिशर्स इन्वेड करेंगे उस टाइम पे क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, हम वो एक बार देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो इंडिया इन द 18th सेंचुरी फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली एंड एन एडुकेट इंडिया बिकेम अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिकॉज एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम लग्जरी एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। तो क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी? देखो, इंडिया जो है आपका 18th सेंचुरी में, ठीक है, फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली,
ठीक है। तो देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, एक्सट्रीम लग्जरी भी थी, दोनों साइड बाय साइड थे, ठीक है। लग्जरी क्यों, और पीजेंट्स जो हैं वो तो पॉवर्टी में होंगे, और जो आपके एम्परर्स हैं, जो नोबल्स हैं, उनके पास तो बहुत सारा पैसा था ना। तो कॉमन जो पॉपुलेशन है वो तो आपकी इम्पोवरिश थी, बैकवर्ड थी, ओप्रेस्ड थी, बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे थी। रिच एंड योर पावरफुल, उन्होंने लाइफ ऑफ लग्जरी लेविशनेस को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। एंड लाइफ जो है इंडियन मासेस की, अच्छा अब इसमें क्या है कि स्टिल ऐसा था, बट स्टिल जो है लाइफ ऑफ इंडियन मासेस पर बाय एंड लार्ज जो इंडियंस हमें छोड़ के गए उससे तो बहुत बेटर थी, ठीक है, बेटर थी। तो एग्रीकल्चर में क्या था, देखो एग्रीकल्चर जो है इट वॉज टेक्निकली बैकवर्ड, ठीक है। इट वॉज वर्कड बाय द हार्ड लेबर ऑफ पीजेंट्स, लेकिन ये जो हार्ड वर्किंग क्लास थी इनको तो पैसा मिलता नहीं था, इन द सेंस कि उनसे तो आपके ऊपर इनके पास जो क्या कहते हैं रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे ना ये लोग, लेकिन स्टिल इनकी वर्स हो गई थी कंडीशन अंडर द ब्रिटिश और भी ज़्यादा, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो सेल्फ सफिशिएंट थे हम हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडिया डिड नॉट इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। हमारी जो इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का गुड डिमांड में था, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा थे देन इम्पोर्ट, ठीक है। तो हमारा जो सिल्वर गोल्ड, इसलिए इंडिया जो था सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि सोने की चिड़िया, इतना ज़्यादा पैसा होता था तो उसको बैलेंस कैसे करते थे, गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो गोल्ड मंगा लिया करते थे, तो इसलिए हमारे पास सोना चांदी इतना बहुत सारा इसलिए होता था। आइटम ऑफ इम्पोर्ट क्या है, पर्शियन गल्फ रीजन से क्या मंगाएंगे, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ रीजन से क्या मंगाएंगे, पर्ल्स, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, रोज़ वाटर, अरेबिया से कॉफ़ी, कोल्ड, ये मतलब एक बार रीड मान लेना। चाइना से क्या है, टी, पोर्सलेन, सिल्क। तिब्बत से क्या है, गोल्ड, मस्क, वुलन क्लोथ। अफ्रीका से क्या है, आइवरी, ड्रग्स। यूरोप से वुलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर। आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, कॉटन टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क। तो ये एक बार आप रीड मार लेना, ये बहुत बेसिक चीज़ें जो अब हम अभी भी एक इंडिगो, सॉल्टपीटर, ये देखो ओपियम, ये तो हमने पहले भी देखा था, और बाकी सारी बहुत कॉमन चीज़ें, तो ये तो करते ही होंगे ना। सिल्क, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, हार्डवेयर, पेपर, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, ड्रग्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो कौन कौन से थे, ये भी एक बार रीड मार सकते हैं। ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बरोच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, चिकागोल। कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ वुलन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, तो जो कि अभी भी है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देखोगे तो महाराष्ट्र जो है आपकी, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये तो लीडर्स थे, ठीक है, शिप बिल्डिंग में। केरला कोस्ट जो है वो भी, जमोरिन ऑफ कैलिकट यूज द मुस्लिम कुंजली मराइकर्स वर वेल नोन फॉर सी फेयरिंग एबिलिटी फॉर इस नेवी, अपनी नेवी के लिए उन्होंने इसको यूज़ करते थे। शिवाजी भोसले की नेवी भी अच्छी खासी थी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा जी, यूरोपियन कंपनीज बॉट मेनी इंडियन मेड शिप फॉर द यूज़, ठीक है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या था कि ट्रेडिशनल था, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट से मैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो है और जो नॉलेज थी वो आपकी लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, तो आपका क्या मिसिंग था कि जो है आपका फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, जोग्राफी, फिजिकल, नेचुरल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, जोग्राफी, इसकी स्टडी मिसिंग थी। ओवर रिलायंस बेस्ड ऑन एंशिएंट लर्निंग, एनी ओरिजिनल थॉट गॉट डिस्करेज्ड, एलिमेंट्री एजुकेशन among the Hindus and Muslims were quite widespread, ठीक है। पाठशालास, मकतब्स, ये सब होते थे, ठीक है। एजुकेशन जो है आपकी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर कास्ट जो है, बट फीमेल प्रेजेंस वॉज रेयर, ठीक है, तो फीमेल प्रेजेंस वॉज रेयर। चतुष्पथी टोल्स एज दे वर कॉल्ड इन बिहार एंड बंगाल वर द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। देन फेमस सेंटर जो है संस्कृत एजुकेशन के, काशी, तिरहुत है मिथिला में, नाडिया, उत्कल। मदरसास जो थे, आपको लग रहा हो मैं पढ़ रही हूँ तो ये सारा एक बार रीड मारने वाली ही चीज़ है, ऐसा नहीं है इसमें कि आप कुछ स्पेसिफिक बता पाओ कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो एक रीड तो आपको माननी पड़ेगी। पर्शियन बीइंग द कोड लैंग्वेज एंड लर्न बाय द मुस्लिम्स एज वेल एज द हिंदूज। आज़िमाबाद जो है फेमस सेंटर था पर्शियन एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो एक बार आप रीड मार लेना, मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ, तो फिर इतना कुछ आपके टाइम ही वेस्ट हो रहा होगा, है ना। तो अब इसको एक बार आप रीड मार लेना। इसमें मैं एक दो पॉइंट बस इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ कि हाँ, मैनी कास्ट एंड मैनी सेक्ट्स ऑब्वियसली, तो ये सब तो ये तो बहुत जनरल है कि हाँ उस टाइम पे था, ये सब था, इनफैक्ट मुस्लिम्स में भी था,
जैसे शरीफ मुस्लिम्स नोबल्स एंड वो अजलफ जो होते हैं लोअर क्लास माने जाते हैं। देन आपके पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वो तो ऑब्वियसली बैड ही होगी, पेट्रियार्कल फैमिली है, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो राजा सवाई जयसिंह ऑफ आमेर एंड मराठा जनरल परशुराम भाऊ, इन्होंने विडो रीमैरिज ट्राई की थी बट फेल हो गए। ठीक है। मीनिंग्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है, तो स्लेवरी कैसे थी, तो कहते हैं हायर क्लासेस ऑफ राजपूत, खत्री एंड कायस, ये वुमेन स्लेव फॉर डोमेस्टिक वर्क रखते थे। तो लेकिन स्लेव की कंडीशन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। स्लेव की कंडीशन हमारी यूरोप से तो बहुत बेटर थी। ठीक है जी। एंड उसके बाद आता है डेवलपमेंट इन द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना। जैसे बड़ा इमामबाड़ा असफ उद्दौला ने लखनऊ में बनवाया था। ऐसे ही जीद मोहम्मद शाही, ठीक है, ये टाइम टेबल, सेट ऑफ टाइम टेबल्स होते थे, सवाई जयसिंह ने बनवाए थे। ठीक है। तो ऐसे ही आपके कंचन नाम्बियार, कलाकत्थु कंचन, नोटेड मलयालम पोइट होते थे। ठीक है। तमिल लैंग्वेज वॉज एनरिच्ड बाय सितार पोइट्री। तायू मनावर, ये आपके सितार पोइट्री की एक्सपर्ट हो गए। देन हीर रांझा, रोमांटिक एपिक पंजाबी लिटरेचर में किसने लिखा था, वारिस शाह ने। सिंधी लिटरेचर में शाह अब्दुल लतीफ़ ने रिसालो लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। These are just some examples of literary work in the regional languages। तो ये आपके जब आप मिडिवल करोगे तो उसमें भी आ ही जाएगा। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया एंड ये आप एक बार रीड मारना, इसके जो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्या सोशल कंडीशंस थी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, और बाकी आई होप पसंद आया, मतलब समझ आ गया हो। ठीक है। थैंक यू।